ठीक है। स्वर कितने हैं अपने पास? व्यंजन। तो कुल वर्ण कितने हो गए मूल रूप से? दो अयोगमा वर्ण है, कौन कौन सी हैं? अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन कितने अपने पास? कौन कौन से? छ, त्र, य और स्र। उच्छिष्ट तांजत व्यंजन कितने हैं? कौन कौन से? र, ढ। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44 और 2 46, 50 और 2 52। विदेशी स्वर कौन सा अपने पास? ओ नहीं, ओ। इसे क्या कहते हैं? आगत या गृही स्वर। आगत या गृहीत स्वर। विदेशी व्यंजन वर्ण कहें अरबी फारसी में कितने हैं हमारे पास? 5। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये नुक्ता जरूर लगा देना। नुक्ता नहीं लगाओगे तो सामान्य वर्ण बन जाएंगे, ये नुक्ता लगा दोगे तो कौन से बने? अरबी फारसी वर्ण। अब ये बताओ, हिंदी भाषा में मानक वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बैठ तो 57 रहे हैं जी।
करो जोड़, वो सॉरी, 58 बैठ रहे हैं ये कायदे से तो। 53 और 5 58। हमने यहाँ पर क्या लिखा है 56। तो ये गड़बड़ी कहाँ आ रही है फिर बताओ। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। मूल वर्ण सामंत अगर आपसे पूछा है तो कितने हैं 44। अयोगवा वर्ण कितने हैं 2, एक अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं 4, छत्र ज्ञ स्त्र। उच्छिष्ट तंजट व्यंजन वर्ण कितने हैं 2, ड और ढ। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछो कितनी है 52। विदेशी स्वर कौन सा है, एक है हमारे पास, वो है ओ। विदेशी व्यंजन अरबी फारसी वर्ण कहते कौन से 5, क ख ग ज फ। लेकिन हिंदी भाषा में आप आपसे प्रश्न पूछा जाता है मानक वर्णों की कुल संख्या, आपका उत्तर क्या होगा 56। तो बैठ तो ये 58 रहे, फिर दो कहाँ गए बीच में से, कौन देगा इसका उत्तर, ये दो कौन ले गया इसमें से, बताओ। कि बैठ 58 रहे हैं, फिर 56 कैसे रह गए ये, दो रास्ता में तो कहाँ चले गए, गायब कहाँ हुआ ये, है भूख लगी होगी चले गए हैं। ध्यान रखें, एनसीईआरटी का मानना है, एनसीईआरटी के अनुसार ख, ज, फ और ओ, इन चारों को अरबी फारसी वर्ण की या विदेशी वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए 52 और 4 कितने हो गए, समझ में आ गया। क्या कहता है एनसीईआरटी, क को ख ग को क्या नहीं मानती, विदेशी वर्ण नहीं मानती। तो उसके अनुसार ख, ज, फ और ओ, इन चार वर्णों को विदेशी वर्णों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसीलिए हिंदी भाषा में कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है 56 मानी जाती है। क्लियर है, तो इसको नोट डाल के नीचे लिख लो। लिखना, एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार कुल चार वर्णों, कौन से हैं, ख, ज, फ, ओ, को विदेशी वर्ण माना गया है। इसलिए हिंदी में मानक वर्णों की कुल संख्या 56 मानी जाती है। ये तीन बात हमें ध्यान रखनी है, अगर 44, 52 और 56, कब 44 करना है हमें, कब 52 करना है हमें, और कब 56 करना है, और हो कैसे रहे हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कब 52 हो रहे हैं, कब 56 हो रहे हैं और कब 44 हो रहे हैं। तो ये था अपना पहले टॉपिक का मामला, वर्ण विचार का, कंप्लीट करा दिया है मैंने आपको। अब कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका टॉपिक एक बार और क्लियर हो जाएगा। कर लिया नोट सभी ने, बड़े आगे।
तो है जाओ तैयार फिर। हाँ ले जाएंगे तुम्हें। बताते चलना साथ साथ। पहला प्रश्न है अपना, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के अलघुत्तम अक्षरों को। किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं हम? वर्ण के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। निम्न में से भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, पद, शब्द, वर्ण। निम्न में से भाषा की लघुत्तम इकाई, इसमें क्या करेंगे हम? जब ध्वनि और वर्ण दोनों दे रखे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? ध्वनि। क्या आएगा पहले? अगर यहाँ पर ये शब्द नहीं होता ध्वनि वाला, यहाँ पर मैं मान लिया वाक्य होता इसकी जगह पर, तो हम क्या करते फिर? वर्ण। तो प्रश्न की भाषा शैली के अनुसार जो हमें दिख रहा है कि निम्न में से भाषा की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई, चाहे मौखिक हो या वैसे भी हो, तो कौन सी मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों, शब्द देखना ध्यान से क्या कह रहा है ये। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 36 है, 44 है, 48 है, 53 है। तो अभी चर्चा की हमने, कितनी है? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर। दीर्घ कहें या गुरु कहें, बड़ा कहें, द्विमात्रक कहें, तो ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय किसमें लगता है? गुरु स्वरों में। इसको हम दीर्घ भी कह सकते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है उसे हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द, भाषा, अक्षर और वाक्य। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम, ध्यान रखना प्रश्न की भाषा चेंज हो रही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब यहां पर बताना है आपको, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो वर्ण, वाक्य, शब्द और अक्षर। क्या कह रहे हैं लवकुश? क्या कह रहा है? क्या है? शब्द? पक्का? हाँ मैं लिखाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है हमारे यहाँ पर? वर्ण कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य कब आता है? जब भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती। अक्षर अपने आप में क्या होता है? वर्ण को ही क्या कहता है? अक्षर कहा जाता है। और इसमें यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? शब्द। तो अर्थ के आधार पर या सार्थक, जिसका अपना कोई क्या हो? अर्थ हो, तो सार्थक भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? इस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं। अब कोई उत्तर नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही उत्तर देगा, ये ध्यान रखना। हाँ ये बताएंगे। आप बताओ किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास और चारों से ये बताना है आपको कौन सा इसमें तालव्य व्यंजन वर्ण नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित बताओगे इसका क्या उत्तर होगा? ज,
या पक्का? सोच लो एक बार। इस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, इन्होंने बताया है या। अब यह सही है या नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस आपको यही है उत्तर? आप बताना। इन्होंने जो बताया उत्तर सही है वो है? सही हो वो? मतलब पड़ोसी ने कह दी सही है तो तुम्हें कह रही सही है। ये या है आपके हिसाब से? ठीक है। या मान लिया रोहित ने बताया है या बताया है। हाँ अब बताएंगे ये। आप बताओ। आप बताओ चलो। यही है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। राघवेंद्र और रोहित एक ही राशि है दोनों की, और दोनों ने एक ही उत्तर बताया है या। तो हाँ, दो तो मिल गए जिन्होंने या को क्या किया, कन्फर्म किया है। ठीक है, अभी और कन्फर्म करते हैं। अंशिका बताएंगी। अंशिका क्या उत्तर आपके हिसाब से? अरे बातें नहीं करें, अपने मन में सोच करके रखें उत्तर को, जल्दी बताओ। हैं? घाघड़ी? घाघड़ी कैसे है? हैं? क्या बोलते हैं किससे? घा वर्ण किस श्रेणी में आता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तोष्ट किस श्रेणी में आता है? तालु में। अरे बोलो नहीं, सुनने दो कुछ। किस में आता है? का वर्ग के, अरे बातें नहीं करो रे। का वर्ग के वर्ण किस में आते हैं? कंठ में। तो घा किस में आएगा? तो ये बताओ मुझे देवताओं, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? सूत्र है हमारा इच्छु यशानाम तालु। ई आता है, चा वर्ग आता है, या आता है और सा आता है। तो ये बताओ, ये चा वर्ग का वर्ण है, ये चा वर्ग का वर्ण है या इसमें है? तो ये तो कंठ्य वर्ण है। कौन सा है? अकुआ विसर्जिया नाम कंठा। अकुआ। अब अरे बात नहीं करें, पता चले यार सूत्र का फायदा क्या है। ये फायदा है सूत्र का, अगर आप वर्णों को रटेंगे तो वर्ण जब पेपर आता है हमारे सामने तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और इतना समय नहीं मिलता हमें वहां पर कि ज्यादा हम उस पर क्या करें, फोकस कर पाए। और जरा इतना समय देंगे उसको तो फिर और पेपर कैसे हल करेंगे। तो ध्यान रखना, गलती से बचने के लिए सूत्र लिखाए हैं। सूत्र ध्यान, हमें पता इच्छु ये सनम तालु। ई आती है, चा वर्ग आता है, यह आता है, सा आता है। इनसे परे अगर कोई वर्ण है वो उस वर्ग में शामिल नहीं होगा। तो हमें ये पता है अ वर्ग, अ वर्ण है, क वर्ग के वर्ण है, क ख ग घ अंगे। तो घ किस में आता है? क वर्ग में। और ये कंठ्य वर्ण है, ना कि तालव्य व्यंजन वर्ण। तो इसलिए इस किस वर्ण में आएगा? ये आएगा इस वाले में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही होगा फिर? क्लियर है? और तैयार हो तो फिर ये तो सरल सा हुआ। खैर, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को, हाँ, कितने भागों में? पांच। किसने बोला है? क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो अपना। क्या नाम बोला है आपने? रवि। पांच है बताया है, सही है पांच। अरे पांच ही तो वर्ग हैं, क च ट त प। पांच वर्ग है ना, तो कितने हैं? पांच हैं। सोच रहे हो उसमें भी इतना? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, इसको ये बताएंगी, ज्योति बताएंगी। पक्का? कन्फर्म है? ओष्ट है। मुस्कान ये बताएंगी, ज्योति ने ओष्ट बताया, क्यों बताया ये ओष्ट? बताओ मुस्कान। कौन कौन से वर्ण आते हैं ओष्ट वर्ण की श्रेणी में? अरे बातें नहीं करो रे। अरे शांत हो जाए। हाँ बोलो। मैंने एक सूत्र लिखा था, उपु पद्मानीय नामोष्टो। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर्ग।
ये सभी वर्ण किसमें आते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर प और फ कौन आएंगे? उपु यानी कि प वर्ग में। प, फ, ब, भ और म। तो ये कौन से वर्ण है हमारे? सही है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब तो अपने आप बता देंगे। कौन सा है? ये किस में आएगा? है नासिका। नासिका एक तो, अगर नासिका के अलावा अगर मैं कहूं इसको और किस में आ सकता है? ये चा वर्ग में। चा वर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तालव्य में। ठीक है। एक तो नासिका में हो गया ये। नासिका के अलावा अगर पूछा जाए तो इच्छु यशा नाम तालु, तो कौन सा वर्ण कहलाएगा? तालु वर्ण कहलाएगा, तालव्य वर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया हमारा? ये। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है? तो ये बताएंगे इसको। आप बताओ। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है? त, प, ज और व अभी चर्चा की है बस कुछ सेकंड पहले ही। प। पक्का? चोर है? चोर है? हाँ सही है। क्योंकि ये क्या है? प वर्ग है। जो प वर्ण है वो किस में आता है? ओष्ठ वर्ण है, ना कि तालव्य वर्ण। इच्छु यशा नाम तालु। छोटी बड़ी चावर के वर्ण किस में आते हैं? तालव्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो कौन सा उत्तर है हमारा? प। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? ये तो बार बार आ गया। तो कौन सा है? सूत्र भी बताया था। इच्छु यशा नाम तालु। तो कौन से हो गए? च, छ, ज, झ और य। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? और इसको कौन बताएगा? इसको ये बताएंगी। मुस्कान आप बताओ। किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? कौन सा है? बताओ जल्दी। उनसे पूछ रहा हूं मैं। बताओ जल्दी। हाँ पक्का? हेल्प तैयार रहते हैं लड़कियों के तो। हैं कब भूलेंगे प्रवृत्ति है? पेपर में हेल्प करावे कोई जाओ तो भाई। माँ तो बॉडी गार्ड मिलेंगे नहीं तो हेल्प कराने के लिए। यहाँ तो चल अड़ोसी पड़ोसी हेल्प कर देते हैं, माँ को करेगा हेल्प जाए? बगल भाई तो सही है। तो इसने यार सही कहा है। तो कौन सा है यहाँ पर? सूत्र लिखा है था हमने, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, टा वर्ग, र और सा कौन से वर्ण है? मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने हैं? कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। उपेंद्र उत्तर दे इसका। हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर हैं? नहीं बताओ तो ना टंकी में पानी देख लियो। 4। सही है। सही है उत्तर। कौन कौन से हैं? गए 4 तो तुक्का लगाते हैं जो तो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। चारों ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। और मैंने आपको बताया था पेपर में सामान्यतः क्या पूछा जाता है? मूल स्वर ही पूछा जाता है। इन स्वरों के निर्माण में ओट गोलाकार हो जाता है, उनको कहते हैं। इनका ये तो सबने पता होगी क्या? कौन सा है? वृत्ताकार। किस क्रम में विभ्रत स्वर है? इसका उत्तर कुसुमा देंगी। बताओ विभ्रत स्वर कौन सा है? ई, ए, उ और आ पक्का? जिन स्वर के उच्चारण में मुख सर्वे सबसे अधिक खुलता है वो कौन सा? एक ही है, वो कौन सा है? अ। समरस स्वर है। समरस स्वर कौन कौन से हैं ये बताना। ये बताएंगे पीछे से। ये बताएंगे सोनम। सोनम है आपका नाम? सोनम बताएंगी। समरस स्वर कौन कौन से बताओ? उ, उ, ओ, औ, ए, ऐ या आ कौन से हैं? बताओ जल्दी। पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल? पक्का? लॉक कर दे इसको।
पहला वाला बताया इन्होंने उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। नितिन सही बताया इन्होंने, पहला ऑप्शन जो बताया इन्होंने सही बताया। ये डाउट तो नहीं है तुझे किसी? डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो कौन से हैं? यही है उ और उ। इसके अलावा कौन से हैं? ई और ई। तो ये चार वर्ण कौन से हमारे? हाँ, समृद्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। सघोष व्यंजन नहीं है, और जिससे पूछूं वही इसका उत्तर देंगे। सघोष व्यंजन नहीं है, सोनू बताएगा इसका उत्तर। सोनू, सघोष व्यंजन नहीं है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, क ख ध और न, ज झ ब और भ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है? सही है इसमें, बता जल्दी। सघोष व्यंजन नहीं है। जल्दी बता, जल्दी, टाइम ना है इतना अपने पास। कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला पक्का? पहला ऑप्शन बताया सोनू ने, क और ख, इसमें सघोष व्यंजन नहीं है। प्रियंका, ये उन्होंने जो उत्तर बताया है इसकी पुष्टि करो, ये सही है या नहीं है? सही है। हाँ, सघोष में कौन से आते हैं? 345। तो व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पर, स्वर की बात नहीं हो रही है। त थ द इसमें है तीसरा, इसमें च छ ज इसमें है तीसरा, प फ ब इसमें है तीसरा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा इसमें तो है, लेकिन क और क कौन से? पहले और दूसरे। इसलिए ये कौन से वर्ण है? अघोष व्यंजन वर्ण है, सघोष व्यंजन वर्ण नहीं है। तो कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, अनुष्का उत्तर देंगे इसका। इन चारों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो महाप्राण व्यंजन नहीं है? ये बताओ, जल्दी बताओ। महाप्राण व्यंजन नहीं है। ख घ य र क च त और द, चार ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? रुक जाओ, बोलने दो, पहले उत्तर तो आए पहले। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, चार ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। क्लियर है? सोच लेना एक बार। इन्होंने बताया है फर्स्ट, महाप्राण व्यंजन नहीं है। प्रश्न क्या है? महाप्राण व्यंजन नहीं है। अब सुनना मेरी बात। महाप्राण का फॉर्मूला है 24, अल्प प्राण का है 135। तो मुझे ये बताओ, खा तो दूसरा वर्ण है ही है, क और ख, खा तो दूसरा वर्ण है नहीं, तो फिर ये तो महाप्राण है फिर कायदे से। और ढूंढो, अब तो एक ऑप्शन कम हो गया आपके पास। बताओ, अब तीन रह गए आपके पास। अरे शांत हो जाओ, सबन को नंबर आओ ना, रुको ना, धीरे धीरे। फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास दोनों ही, अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन सा है? 135। महाप्राण में कौन सा है? 24। अब इसमें ये देखो कौन से वर्ण ऐसे हैं जो पहला, देखो क आ रहा है, पहला वर्ण है, तो ये किसमें चला गया? अल्प प्राण में। त आ रहा है, ये पहला वर्ण किसमें चला गया? अल्प प्राण में। महाप्राण में 24 प्लस कौन सा आएगा यार? 135 में य र ल व, ये कौन से में आएंगे? अल्प प्राण में। इसमें कौन से आएंगे? स स और स। अब देखो, ये प्रश्न गलत पूछ लिया इसने। यहां पर यह होता है, इसमें महाप्राण व्यंजन नहीं की जगह क्या होता है, तब ये प्रश्न सही बनता है। क्लियर है? तो उसका सही है फिर उत्तर। महाप्राण व्यंजन, जाए काटो यहाँ पे पहले तो।
अब उत्तर है, अब तो सही है फिर उनका, क्योंकि दूसरा और चौथा, क ख दूसरा, क ख ग घ कौन सा है, चौथा। तो अब यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है, प्रश्न में क्या है, मिस्टेक है। अगर महाप्राण व्यंजन नहीं है ये पूछ रहा है ये, तो फिर यहाँ पर फिर ऑप्शन गलत रख दिया उसने, ऑप्शन क्या है, गलत है। अब प्रश्न में चेंज कर दिया महाप्राण व्यंजन, तो कौन सा सही है फिर यहाँ पर, ये वाला सही है फिर, तो उत्तर सही है फिर आपका है। ये टाइप राइटर की गलती है हमारे और टाइप करे हैं गुरुइन ने, सचिन गुरुइन ने, गुरु भ्रमित मत करो बच्चन ना मैंने ये उसमें गलती रखा होगा फिर क्वेश्चन। चलो, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है। अब सगोश क्या पूछा है, व्यंजन, इसका उत्तर देंगे ये, आप बताओ बताओ, चार ऑप्शन है, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है, सगोश व्यंजन कौन से में है ये बताना है चारों में से है। दूसरा य और र, तो सगोश व्यंजन का फॉर्मूला क्या कहता है, 345। तो देखो, क पहले में आता है, त पहले में आता है, प पहले में आता है, तो ये कौन से हैं, अघोष, सघोष नहीं है, तो एक ही रह गया कौन सा, य र ल ब, और कौन सा आता है, ह, तो कौन सा इसमें, दूसरा सही है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण वर्ण बताना है और ये बताएंगे, रेणु बताएंगे अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, बताओ। पहला ही पक्का, क और ग, अ और अ, फ और भ, थ और छ। अल्प प्राण क्या कहता है हमारा, 1 3 5, तो 1 भी है और क्या है, 3 भी है, क ख ग। अ किस में आता है, अ किस में आता है, सभी स्वर भी तो अल्प प्राण में आते हैं। फ और भ किस में आते हैं, प फ दूसरा है इसलिए गलत, थ त थ दूसरा है इसलिए गलत। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर प्रश्न में क्या मिस्टेक है आपके अकॉर्डिंग, ये बताओ। क्योंकि सभी स्वर भी किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते, नहीं आते। अब यहाँ पर प्रश्न में यह मिस्टेक है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है, तब हमारा ये उत्तर एकदम क्या है, सही है। क्यों, अब दोनों ऑप्शन दे दिए उसने, तो अ और अ, अरे स्वर भी तो अल्प प्राण में ही आते हैं, 135 प्लस यरलबा और सभी स्वर ये किस में आते हैं, अल्प प्राण में। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है प्रश्न में, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है। किस क्रम में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन पहचानना है हमें, यहाँ पर किस कौन से वर्ण में अघोष व्यंजन है, इसका उत्तर देंगे ये, आप बताओ। पहलो ही पक्का आएगा जी क्वेश्चन हवाल, ऐसी लग रहा हूं मैं, हवाल आएगा जी क्वेश्चन ना। तो अघोष व्यंजन कौन से हमारे, पहला और दूसरा, तो क भी पहला है और ख भी दूसरा है, तो कौन से हो गए, क और ख। त थ द ध ये चौथा आ गया, च छ ज तीसरा आ गया, प फ ब तीसरा आ गया, तो कौन सा सही है हमारे यहाँ पर, ये। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है, कई बार आ गया ये, नंदिनी उत्तर देंगे इसका। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है, जल्दी बताओ, है त ज इचु यसानाम तालु, छोटी बड़ी चा वर्ग, च छ ज ज य, तो ये कौन से वर्ण का है, च वर्ग का, तो कौन सा हो गया, ज। द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, देखो ये ध्यान रखें, द्वित्व, ये गलत लिख दिया है, ऐसे ही टाइप राइटर मिल गए मन ने द्वित्व वर्ण कहते किसे हैं, सच्चा, कुत्ता, बलगा और बग्गा, 4 वर्ण है, 4 वर्णों ये पूछा है कि द्वित्व वर्ण कौन सा नहीं है, ये पूछा है इसमें से, हाँ तो इसका उत्तर देगा सौरभ पहले तो,
सौरभ कौन सा इसमें चारों वर्णों से द्वित्व वर्ण नहीं है? हैं? तीसरा या दूसरा? तीसरा पक्का? इन्होंने बताया तीसरा वाला नहीं है। बाकी तीनों कौन से द्वित्व वर्ण है? सही है ये बात? तो इसको कन्फर्म कौन करेगा? कन्फर्म करेंगे, प्रीति करेंगी। प्रीति बताओ। इन्होंने ये बताया है कि बलगा है वो द्वित्व वर्ण की श्रेणी में नहीं है। ये सही बात है? पहली बात तो द्वित्व वर्ण कैसे कहते किसे है? जब दो व्यंजन वर्ण किसी शब्द में समान रूप से आ जाते हैं तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है। तो देखो इसमें च डबल आ रहा है, इसमें त डबल आ रहा है, इसमें ग डबल आ रहा है। इसमें दोनों वर्ण क्या है? अलग अलग है, ल और ग। इसलिए जितने भी ऐसे शब्द जिसमें कोई भी व्यंजन वर्ण समान यानी एक जैसा सजातीय होना चाहिए और वो आ जाती है तो वो वर्ण कौन सा होता है? द्वित्व वर्ण कहलाता है। कच्चा है, जग्गा है, मग्गा है, या जो भी वर्ण कुछ भी, तो वो कौन से होंगे हमारे? द्वित्व वर्ण। तो यहाँ सौरभ ने बताया वो क्या है? सही है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ये प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ये प्रियंका के बगल में बैठी है, ये देंगे इसका उत्तर। क्या नाम है आपका? इधर बैठी है। हाँ हाँ, आप सही कह रहा हूं मैं। हाँ, प्रश्न अपना ये है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो ध्वनि के उच्चारण में यानी कौन सा वर्ण ऐसा है जो उच्चारित नहीं होगा? रहे बातें नहीं करें। जल्दी बताओ, उत्तर बताओ। ये बता रही, क्या बता रही हैं? अरे डट जाओ ना कर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? दूसरा। बोलन थोड़ी देना देंगे तुम कहोगे। तो ध्यान रखें, सूत्र कहते हैं हमारा उपपदमानीय नामोष्टो। तो पा वर्ग के जो वर्ण है प, फ, ब, भ और म, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगर होठों को काट दिया ही जाएगा तो इन वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। तो कौन सा है यहाँ पर? ब। क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है ऐसे शब्द जिसमें उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग, यस कौन सा होगा इसमें? तराजू कौन है बोली है? आरजू। आरजू किसने बोला है ये? उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? जल्दी बताओ। पढ़ाई। क्या आ रहा है? ड। अरे यही तो है हमारे वर्ण ड ढ। तो कौन से में? इसमें ही तो है। तो कौन सा ये? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन से में? ल। मैंने बताया वो ऐसा व्यंजन वर्ण जो बोलते समय जिसके दोनों जिह्वा के दोनों बगल से हवा क्या निकलती है? वायु बाहर निकलती है, उसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। अर्थ क्या होता है इसका? बगल। तो कौन सा है? ल। इस क्रम में स्पर्श, ध्यान रखना, अब ये प्रश्न अच्छे लेवल का है। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? छ, क, ख और ड। चार ऑप्शन है हमारे पास। ये बताओ कौन सा व्यंजन वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है? पहला कन्फर्म है? यहाँ चा वर्ग के प्रारंभिक चार वर्ण च, छ, ज और झ किसमें आते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। किस क्रम में पक्ष स्वर है? दिव्या की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में कौन से थे? ई, ए, ऐ और री। मध्य में कौन सा था? अ। और पश्च में उ, ओ, औ। तो इसमें से कौन सा है? उ। ये आए हुए प्रश्न है सभी की सभी, वो डाल नहीं पाए हैं क्योंकि टाइपिंग में ज्यादा समय लगता। फिर क, ग, ज, फ ध्वनिया किस भाषा की मानी जाती हैं? अभी चर्चा की थी, अरबी, फारसी। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? सेकंड वाले में पक्का? पूनम बता रही है ये सही है। क्या रहा? ल, व। तो कौन से हो गए ये?
निम्न में से अयोग भाग किसे कहा जाता है? हाँ, स्नेहा बताएंगी। विसर्ग। दो बताए थे ही मैंने, अनुस्वार और विसर्ग किसमें आते हैं? अयोग भाग वर्ण की श्रेणी में आते हैं। वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताओ कौन से में नहीं है? उपल्ला, पहला, पक्का? सभी सहमत है इससे? ये कौन से वर्ण है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। एक तो उसमें इसमें दोनों ही है, खैर स और ह। तो ये किसमें नहीं आएंगे? स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आएंगे। व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, इसका उत्तर स्वांगी देंगी। स्वांगी बताओ आप कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। सही बात है। अरे इन्होंने बताया है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। सोच लो एक बार। अरे रुक जाओ, एक बार और सोच लो। ओएमआर सीट में, अरे बातें नहीं करें, ओएमआर सीट में गोला भर गया तो तीर तरीके से निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, तीसरा ऑप्शन है घ। हाँ, इचु ऐसा नाम तालु। छोटी, बड़ी, चावर, या और सा कौन से होते हैं? तालव्य वर्ण। ये कौन सा है? कंठ्य वर्ण है। तो कौन सा है इसमें? तीसरा ऑप्शन। देखो सूत्रों से क्या फायदा मिलता है? ये फायदा मिलता है। अब आप डायरेक्ट उसको प्रश्न को टिक करने का प्रयास करेंगे तो जल्दबाजी में क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है। लेकिन सूत्र में याद है तो कभी भी हम कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? हाँ, ये तो ख्वाब में पूछ लेंगे तो बता देंगे। सही है ना? संयुक्त स्वर है, चार बताए थे, ए, ऐ, ओ और औ। तो कौन सा है? लगेगा। चार हो गए आपके क्वेश्चन। अभी तो बहुत थे लेकिन बनाने के लिए बहुत हैं। 40 के समथिंग हो गए आज। और क्या आप तुम लग रहे हैं? तो ये था हमारा हिंदी का पहला टॉपिक जो हमने। अब ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी डले हुए हैं। कुछ क्वेश्चन पीडीएफ और बना के मैं डलवा दूंगा सर से कह के, तो उनकी और प्रैक्टिस कर लेना आप। तो मुझे ये बताओ, वर्ण विचार का जहां तक जिस लेवल तक कराना जाना चाहिए था, लेवल का मतलब समझ रहे हैं? चाहे तो आरएएस का पेपर आए और चाहे आपके लिए बीएसटीसी का पेपर हो, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, 10 साल का अनुभव तो मुझे पता है, अभी तक यहां से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बना है जो मैंने आपको कराया उससे बाहर हो। जितना भी मैंने आपको कराया है कंटेंट, उससे कोई भी क्वेश्चन क्या हो? बाहर हो। तो ध्यान रखें। उम्मीद तो यही करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा से। बताओ कोई टॉपिक ऐसा हो आपको समझ में आया नहीं हो, बता रहे मुझे। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अभी 10 मिनट है हमारे पास। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे आपकी जिज्ञासा पूछ रहा हूं कि अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो है, बता दो जल्दी। नाने तो देखो, चाहे तो तुम्हारे कितने थे नौता आए हुए, चाहे शादी में जाना हो, कल से हम वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो, अगर हिंदी वर्णमाला की चर्चा होगी, हिंदी किसकी चर्चा होगी? हिंदी की, और ग्रामर की चर्चा होगी, तो वो टॉपिक अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वो है संधि। चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो और टॉपिक मिले या ना मिले, पर संधि तो सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगी। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉपिक होगा संधि। अब देखो संधि का मतलब क्या है, पहले उसको व्यवहारिक रूप में समझ लें। सुनना ध्यान से।
जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, एक नवयुवक और नवयुवती दोनों का जब विवाह होता है तो दो प्राणी जब आपस में मिलते हैं तो वो दो परिवारों को जोड़ने का कार्य करते हैं, करते नहीं करते? और हमारी रिश्तेदारी की जो भाषा होती है, यानी कि संबंधों की जो भाषा होती है, उसमें एक शब्द आता है समधि। आता नहीं आता? और हम पढ़ रहे हैं संधि। सुनना ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं क्या? संधि। तो ये ध्यान रखें, जैसे दो, एक नवयुवक और नवयुवती जब जुड़ते हैं आपस में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, तो दो परिवार जुड़ते हैं और दो परिवारों में एक नए रिलेशनशिप का क्या होता है? परिवर्तन होता है। और कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं जिससे सामाजिक जीवन में उनका क्या होता है? समाज में उनका क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पर दो क्या जुड़े, एक नवयुवक और नवयुवती परिवार जुड़े, तो कुछ नए क्या हुआ? रिश्तों का उल्लेखन हुआ। उसी प्रकार से जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ेंगे तो उन दो वर्णों को आपस में जोड़ने से जो भी विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अरे यहाँ पर तो रिश्ते जुड़ रहे हैं, अगर वो नए रिश्ते नहीं जुड़ते हैं तो हम संधि क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया ऐसे कह देंगे यार, किसी से नहीं कहेंगे ना। हम कब कहेंगे? जब वर पक्ष का वधु पक्ष से मिलान होगा, शादी होगी तो बच्चों या बच्चियों की, तभी तो हम उसको इस रिश्ते में जोड़ेंगे। नहीं तो हमारे किसी थोड़ी ना कहना समझी ये समझ ना हमारी, किसी से कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पर भी सुने, यहाँ पर भी जब दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो उस वर्णों के जुड़ने से एक विकार उत्पन्न होगा। एक क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। उस विकार के उत्पन्न से शब्द पर जो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब है दो शब्दों को या दो वर्णों को, शब्दों को नहीं, दो वर्णों को जोड़ना। और जुड़ने से क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। तो पहली बात तो संधि हमने कहा किसे? जब दो वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, तो उस विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि क्या करती है? दो वर्णों को जोड़ने का कार्य करती है। तो सीधी भाषा में इस बात को समझ गए कि दो वर्ण अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? संधि हो रही है। तो यहाँ पर हम जो भी शब्द पढ़ेंगे तो एक तो हम तोड़ेंगे पहले उनको और फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बस यही काम रहेगा पूरी टॉपिक में। तोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना है, जोड़ना है। और यही हमारा फॉर्मूला कहता है, जब तक हमारा पेपर नहीं होगा तो तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधी बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? संधि जो है हमारी, उसमें शब्दों को तोड़ने का काम करेंगे, जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। जिसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। और जब उनको जोड़ने का काम करेंगे तो क्या करेंगे? संधि युक्त। क्या करेंगे? संधि युक्त। तो मैंने तो ये भी आपको व्यवहारिक बात बताई थी कि हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? संधि। अब संधि हम दो तरीके की पढ़ेंगे, तीन तरीके की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में स्वर का मेल जब स्वर से होगा तो स्वर संधि होंगी। व्यंजन संधि में स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो या किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, तीनों में लेकिन परिवर्तन होगा व्यंजन ही। ये ध्यान रखना, परिवर्तन क्या होगा? चाहे स्वर से क्या मिले? व्यंजन। चाहे व्यंजन से क्या मिले? व्यंजन। चाहे व्यंजन से क्या मिले? स्वर। लेकिन तीनों के बाद जो भी मेल होगा तो विकार में क्या आएगा? व्यंजन ही। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो विसर्ग में जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो हम कितनी संधियां पढ़ेंगे? तीन। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये हम तीन संधियां पढ़ेंगे। स्वर संधि के हम 5 प्रकार पढ़ेंगे। कितने? 5। कौन कौन से पढ़ेंगे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी।
ये कितने पढ़ेंगे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब ध्यान रखें, यहां पर जो भी शब्द आते हैं, कुछ बच्चों को तो ये टॉपिक लगता है कठिन और कुछ को लगता है सरल। अब सरल कब लगेगा? यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन हमें उस समय के लिए ध्यान में देने हैं जब तक हमारी प्रैक्टिस ना हो, और जब हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे दिमाग में रूल्स और रेगुलेशन ध्यान नहीं रहते, शब्द ध्यान में रहते हैं कि इसको तोड़ना कैसे है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, बस। अब व्यंजन संधि है, उसके हम 15-20 नियमों की चर्चा करेंगे। नियम रटने थोड़ी ना हमें, मतलब ये देखना कि परिवर्तन हो रहा है, स्वर बन रहा है या व्यंजन बन रहा है। स्वर बन रहा है तो स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन बन रहा है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है स्वर संधि के मामले में, और इसकी पहचान पांचों की क्या है, अलग अलग है। व्यंजन संधि के मामले में जब इनसे कोई परे होगा तो वो या तो व्यंजन होगा या विसर्ग होगा, सीधी सी बात है ना। स्वर संधि से परे कोई परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन होगा या क्या होगा, विसर्ग होगा। तो व्यंजन कब होगा? जब व्यंजन में कोई परिवर्तन होगा, व्यंजन में कोई परिवर्तन होगा। तो हम रूल्स और रेगुलेशन उसके जो पढ़ेंगे व्यंजन संधि के, तब उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये व्यवहारिक रूप से समझ लें कि संधि में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे, और उसमें भी स्वर संधि हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। पहचान क्या करनी है हमें? पहचान ये करनी है, देखो, आ, ई और उ 3 वर्ण है, ए, ओ 2 वर्ण है, ऐ और औ 2 वर्ण है, य, व और र 3 वर्ण है। अयादि में अय, आय, अब, आव। ये पहचान है हमारी। जहां वर्ण में हमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ दिखेंगे तो कौन सी संधि है? वृद्धि। नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, दीर्घ। तो दीर्घ स्वरों की हम क्या करेंगे? बात। दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, चाहे तो छोटे से बड़ा मिले चाहे बड़े से छोटा मिले, कैसे भी मिले, लेकिन रूप परिवर्तन क्या हुआ? दीर्घ ही होगा। गुण में इसकी चर्चा मैंने पहले ही की थी। हमने जब वर्णमाला वर्ण विचार पढ़ा था हमने, तब मैंने कहा था कुछ वर्णों को हमने संधि स्वरवी की संज्ञा दी थी। तो हमने ए, ऐ, ओ और औ इनकी चर्चा की थी। तो ए और ओ ये 2 वर्ण हमें मिलेंगे तो हमें कौन सी संधि है? गुण। ऐ और औ ये मिलेंगे तो कौन सी है? वृद्धि। या व र ये मिलेंगे तो कौन सी है? यण। और जब हमें ये भाव दिखेगा अय, आय, अब और आव, तब कौन सी होगी हमारे पास? अयादि। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूला काम कैसे करेगा, रटना नहीं है हमें, फॉर्मूला काम कर, कभी भी हमसे गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। संधि को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी हमें। जब वर्ण विचार हमने 5 दिन निकाल दिए तो संधि में तुम आराम से पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक है जो आपका लंबा है, वो है ये वाला, और जो टॉपिक है आपके छोटे छोटे टॉपिक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, ये इतने बड़े टॉपिक नहीं है। टॉपिक बड़ा है ये वाला, कौन सा है? संधिया। और यह जरूरी क्यों है? क्योंकि 3 प्रश्न आएंगे आपके इसमें से। कितने आएंगे? 3। अगर यह 3 हमसे गलत नहीं हो तो इसके लिए हमें संधि को अच्छी प्रकार से फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल लास्ट ईयर भी जो उदाहरण मैंने लिखाए थे उनमें से क्या आया था? ऑप्शन क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार हम इतने सारे उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी, और इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ख्वाब में भी, रात में भी अगर कोई पूछे ना सपने में कि इसका क्या होगा, तो आप आंख बंद करके ये बता दें इसका उदाहरण है। ये काम किससे होगा? प्रैक्टिस से। देखो, जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने कुछ, ठीक है, अभी पढ़ी नहीं है हमने संधि, लेकिन आप क्या करना, उसको कोशिश करना कि इसमें कौन सा क्या होता है, संधि हो सकती है। मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, विद्यालय। तो को अभी शब्द लिखा मैंने भाग्योदय। शब्द लिखा मैंने एकैक। शब्द लिखा मैंने नैन। शब्द लिखा मैंने विधायक।
ये 5 शब्द रखें, विद्यालय, भाग्योदय, एक एक, नयन और विधायक। ठीक है, 5 शब्द दिख गए आपको। अब सबसे पहले विद्यालय। अब ये वर्ण शब्द आपके सामने पूछा गया, मान लीजिए, तो एक तो यह है कि डायरेक्ट हमने दिखा और सीधा हमने कर दिया क्या है, दीर्घ संधि। पहचान कैसे हो रही है, यहां पर हमें जो वर्ण दिख रहा है वो दीर्घ दिख रहा है, आ। तो आप ये कहेंगे कि गुरु हम तो तांते सकते हैं, फिर जरूरी है जैसे तोड़े हम। अरे इसको मैं ये कहूं विद्या जाए अलग कर दूं साहब, या हमने पीछे लगा दी, हमने कहा यहां से तोड़ दे इसको, विद्याधन आलय, हमने ये कर दिया विद्याधन ले, ये कर दिया हमने ये तोड़ दिया हमने, ये भी कर सकते हैं। हम कहें साहब जाए ऐसे तोड़े, हम ना कर रहे ऐसे, हम ऐसे तोड़े जाए, ऐसे तोड़ सकते हैं भाई, मर्जी है तोड़ सकते हैं हम, तो जाए तोड़ सकते हैं क्या? अरे भाई मर्जी को काम चलेगा नहीं चलेगा, जाओ मैं नहीं चलेगा। हाँ, टुकड़े होंगे लेकिन सार्थक टुकड़े होंगे। टुकड़े कैसे होंगे? अब तोड़ना कहां से है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपको रटा नहीं रहा, आपको समझाने का काम करो। संधि पढ़ाऊंगा आपको तो संधि आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा आपको। अगर आप उस पॉइंट को पकड़ गए कि कहां से तोड़ना है और तोड़ने पर हमारी शर्त पूरी हो रही है या नहीं हो रही, तो ये यकीन मानना, चाहे वो कोई से भी लेवल का प्रश्न हो, कोई से भी लेवल का पेपर हो, आपका संधि का कभी शब्द गलत नहीं होगा। सुने आप ध्यान से, मैंने कहा यहां पर विद्यालय शब्द है, मैं कह रहा हूं विद्या, मुझे यहां पर दिख रहा है आ, दिख रहा है, मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, यही तो तोड़ेंगे हम, विद्याधन ले, विद्याधन ले, ये मैंने यहां से इसको तोड़ दिया। पहली पहचान क्या की मैंने, शब्द को देखा, मुझे दिख रहा है यहां पर दीर्घ आ, यहीं से मैंने 2 टुकड़े किए, जहां से संधि की पहचान हुई वहीं से मैंने उसके 2 टुकड़े किए, हर जगह से नहीं किए। जिस शब्द पर, जिस वर्ण पर मुझे ये लगा कि यहां से मुझे संधि की क्या हो रही है, पहचान, वहीं से मैंने उस वर्ण के क्या किए, 2 टुकड़े किए। मैंने एक कर दिया विद्या, एक कर दिया ले। अब पहचान कैसे होगी, अब इसमें संधि का नियम कैसे काम करेगा? नियम कहता है कि दीर्घ अ और दीर्घ आ ये दोनों हो तो दीर्घ आ ही होगा, ये नियम है मेरा। तो मैंने कहा यहां पर तो आ है साहब, यहां पर तो क्या है, आ है, मैं इसको कर दूं, इसको अलग कर दूं, आ अलग कर दूं मैं इसको, फिर क्या आ गया मेरा, ले आ गया। तो यहां पर तो मेरे पास आ गया, लेकिन यहां पर भी तो चाहिए मुझे, और यहां पर ले दे रखा है लेकिन आ मेरे पास नहीं है, तो आ फिर क्या होगा, विद्याधन, आ मैं अपने पास से यहां पर लगाऊंगा, तब ये सार्थक शब्द बनेगा। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का आलय, या कि हम विद्या के लिए आलय, ये भी आ जाता है कभी कभी। तो आलय एक अपने आप में पूर्ण शब्द बना, उसका एक क्या निकला, सार्थक अर्थ, और विद्या का अपने आप में पूर्ण शब्द बना। लेकिन मैंने कहा ध्या जो वर्ण है उसमें क्या है, अ, और यहां मैंने क्या लगा दिया, अ। अब मुझे संधि का नियम पता चल गया, अ और आ जब दोनों मेरे पास हैं तो क्या बनता है, दीर्घ आ। तो दीर्घ आ बनेगा तो वो इसमें जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा इसमें ध्यान में, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। तो क्या काम किए, 2 काम किए बस। ये तो राम कहानी पढ़ी है हमने, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है जाने पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने 2 ही काम किए हैं। क्या काम किए हैं, ये काम किया साहब हमने, काम किया हमने। विद्यालय शब्द पेपर में पूछा गया था और इसके हमसे टुकड़े पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे, टुकड़े। तो देखते ही मैंने क्या किया, यहाँ पर टिक कर दिया। तो एक तो काम है, इससे मुझे पहचान हो गई, इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि इसमें दीर्घ आ मुझे दिख रहा है। मैंने कहा दूसरा काम करना है, इसको यहीं से तोड़ देना है। एक तरफ विद्या लिख दी मैंने, एक तरफ क्या लगी, ले। लेकिन अभी काम मेरा क्या रह गया, अधूरा, क्योंकि ये अभी पूर्ण शब्द नहीं बना। क्यों, नियम क्या कहता है कि आ के बाद में क्या होना चाहिए, आ के बाद में क्या होना चाहिए, आ, तब क्या निकलेगा, आ। तो यहां मैंने क्या रख दिया, आ। अब क्या बन गया, आलय, और यहाँ क्या गया, विद्या। ये टुकड़े आपको पेपर में मिलेंगे, गलत हो सकता है कभी आपसे। अब तो कैसे भी वो टुकड़े बना के दे,
यहां से हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो एक तो ये समझिए, एक शब्द लिखा था मैंने भाग्योदय। क्या है? भाग्योदय। अब मुझे ये बताओ, आप ये बताएंगे, क्या नाम है आपका? हाँ आप बताओ, चलो रवि। रवि ये बताओ, आप भाग्योदय के कहां से टुकड़े कर सकते हो? सुनना मेरी बात ध्यान से। जब गुण संधि की पहचान है ए और ओ, गुण संधि की पहचान है ए और ओ। अब मुझे बताओ, आप यहाँ शब्द में कहां से टुकड़े करोगे? भाग्य प्लस उदय, ये करेगी कोई आपको रटा हुआ है ये। आपको क्या है पहले से पता है इसका कि इसका क्या होगा, भाग्य प्लस उदय होगा। लेकिन अब इन्होंने कहा ओ मुझे यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो एक तो ये मेरी पहचान होगी पहली बात कि ये गुण संधि का उदाहरण है। अब मुझे ये पता है कि मैं यहां से इसको टुकड़े करूं, तो एक तो कर दिया मैंने भाग्य, एक कर दिया मैंने क्या दे, और क्या है या भी तो है। अरे यह लगा हुआ है यहाँ पर, या यहाँ आ गया ये वाला। अब दूसरा टुकड़ा क्या कर दिया मैंने दे, लेकिन ओ कहां से आ गया ये? तो मुझे ये पता है कि एक तो मैंने संधि की पहचान कर ली, लेकिन दूसरा नियम मैंने क्या किया, ये कहा था मैंने कि संधि की पहचान करने के साथ साथ संधि का नियम भी हमें देखना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यहाँ पर आ है, यह में आ छुपा हुआ है, तो प्लस से पहले तो मेरा काम चल गया कि आ हो गया। लेकिन गुण संधि का नियम कहता है अ के बाद क्या हो उ, तो दोनों वर्ण मिलकर के किसमें बदल जाते हैं? ओ में। किसमें बदल जाते हैं? ओ में। तो आज से यानी प्लस से पहले आ तो है इसमें या में, लेकिन प्लस के बाद क्या चाहिए मुझे? उ अपनी तरफ से लगाए दो, लगा दिया। अ प्लस उ दोनों मिल गए तो क्या बन गया? ओ। तो अभी ये खाली था ना, ये हलंत वाला हो गया था अभी। अब इसमें स्वर व्यंजनी साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो क्या बन गया? भाग्यो। समझ में आया कुछ? अगर ऐसे टुकड़े करेंगे आप, और जहां टुकड़े कर रहे हैं आप वहां एक बार के लिए ये सोच लेंगे यहाँ संधि का नाम का जो नियम है प्लस से पहले प्लस के बाद काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। कभी कभी ऐसे प्रश्न ही पूछा जाए, औपनिवेशिक शब्द है, क्या शब्द है? औपनिवेशिक। टुकड़े कब काम आते हैं देखो। अब इसमें आपसे ये पूछे मूल शब्द कौन सा है, तो कौन सा है? उपनिवेश। पक्का? उन्होंने बताया है उपनिवेश मूल शब्द है। उपनिवेश मूल शब्द है, सही है। औपनिवेशक में उपनिवेश मूल शब्द है। प्रियंका ने ये बताया, क्या ये सही है? ये बताओ मुझे आप। लड़के सहमत है सभी? ये बताओ मुझे, है सहमत है? पक्का? सोच लिए एक बार। गर्ल्स सहमत है सभी? उपनिवेश शब्द में मूल शब्द है, ये बता रहे हैं, सहमत है आप सभी? अब देखना आप इसको, इसके कारनामे देखना आप। उप नी पेश प्लस एक, ये दो तो उपसर्ग है गए, ये हो गया प्रत्यय और ये मूल शब्द। कौन सा है? ये हमारा मूल शब्द है, क्या है? बेस। उप और नी दोनों क्या है? उपसर्ग। और एक प्रत्यय का नियम कहता है, हम ये पढ़ेंगे अभी, कि प्रारंभिक जो स्वर होता है वो ऐसे अ हो तो दीर्घ आ में बदल जाता है, उ हो तो दीर्घ ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर उ किसे बदलेगा? ओ में। इसलिए उपनिवेश किसे बदल गया? औपनिवेश। ये चीजें पढ़ेंगे हम। तो देखो टुकड़े कैसे काम आए, यहाँ पर काम आए। तो संधि में भी हम क्या करेंगे, टुकड़े सर आ गए हैं आपके, बहुत लंबी चर्चा हो गई यार। कल चर्चा करेंगे हम अपने टॉपिक पर। कल ध्यान से ध्यान रखना, कल हम अपनी संधि पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे कोई भी। और ध्यान रखना शुरुआती क्लास रहेगी, पहली क्लास, कोई भी किसी को मिस नहीं करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है।